हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 का वन शॉट कवर करने वाले हैं। बेसिकली पूरी यूनिट आपकी एक ही वीडियो में कवर होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी नोट्स या लेक्चर वीडियो नहीं देखने की नीड पड़ेगी। एकेटिव यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। थर्ड सेम में इसका कोड है BS 301 एंड फोर्थ सेम में इसका कोड है BS 401 एंड यूनिट का नेम है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग। सो बेसिकली यूनिट नंबर 5 में हम डिजिटल कम्युनिकेशन सच एज जैसे कि कंटेंट क्रिएशन होता है सोशल मीडिया के लिए, वेबिनार्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, और पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं यानी कि टेक्स्ट और टेक्निक, स्पीच एंड पर्सनैलिटी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में कुछ पर्सनैलिटीज हैं, मैस्लो, फ्रूड, विवेकानंद, जंग, इन सब की टाइपोलॉजी यानी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सो एज सच कोई लेंथी यूनिट नहीं है, काफी क्रिस्प वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। सो आप सब लोग सोशल मीडिया जानते हो क्या होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब हमारे सोशल मीडिया में आते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? आप जो रील्स, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो सब कंटेंट होता है। तो उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो आपका कंटेंट क्रिएशन होता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन की। सो टेक्निकल डेफिनेशन है कंटेंट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट अपील टू योर टारगेट ऑडियंस। सो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मीडिया की काफी सारी फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। मीडिया इन द सेंस कोई भी सॉन्ग हो गया, MP3 में सॉन्ग हो गया, कोई वीडियो हुई MP4 में, कोई भी लेक्चर हुआ, वो सब आपके मीडिया में आता है, राइट? जो कि अपील करता है किसके लिए? टारगेट ऑडियंस के लिए। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो ये भी एक तरह से कंटेंट है यूट्यूब पे जैसे मैं डाल रहा हूँ। और इसका फॉर्मेट क्या है? वीडियो फॉर्मेट है, यानी MP4 HD फॉर्मेट है इसका। और ये किसको अपील कर रही है? जो भी बच्चे AKTU से बीटेक कर रहे हैं उनको अपील कर रही है, उनके लिए टारगेटेड है, राइट? सो फर्स्ट आपकी ये चीज क्लियर। दूसरी, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स फ्रॉम जनरेटिंग एन इनिशियल आइडिया टू प्रमोटिंग अ पब्लिश पीस एंड कंटेंट क्रिएशन इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। सो क्या है, इसमें काफी सारे कंटेंट क्रिएशन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स, कोई भी इनिशियल आइडिया होना चाहिए हमारे पास। जैसे कि मेरे पास पहला इनिशियल आइडिया है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन की मुझे वन शॉट वीडियो बनानी है। उस इनिशियल आइडिया को फाइनलाइज करके, प्रमोट करके एक पब्लिश पीस बनाना है, जो कि आप इस टाइम देख रहे हैं, राइट? सो कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। तो ये काफी क्रिएटिव, रचनात्मक और एक इनोवेटिव प्रोसेस है। सो होपफुली कंटेंट क्रिएशन आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पर्पस एंड गोल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का गोल या पर्पस किसी भी नाम से आ सकता है। वो क्या होता है? गोल होता है हमें क्या चीज अचीव करनी है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। सो पहला है टू इंगेज एंड कनेक्ट द ऑडियंस, यानी अपनी जो ऑडियंस है उसको इंगेज करके रखना, बिजी करके रखना। जैसे कि आप रील्स देखते रहते हो ना, एक के बाद एक उसको स्क्रॉल करते रहते हो, तो इस तरह से कनेक्ट करना ऑडियंस को। दूसरा, टू इन्फॉर्म, अपडेट एंड अपग्रेड द ऑडियंस। कोई भी न्यूज है, अपनी ऑडियंस को उसको इन्फॉर्म करना, अपडेट करना या फिर अपग्रेड करना। एंड थर्ड है टू इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस, यानी किसी भी ऑडियंस को एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट है कन्विंस करना या परसुएट करना, किसी अपनी ऑडियंस को राजी करना किसी भी चीज के लिए। देन है मोटिवेट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर, यानी उसका उत्साहवर्धन करना। एंड टू एंटरटेन द ऑडियंस, बेसिकली आप किसी कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हो। और इन सब के बाद एक अच्छा कंटेंट क्रिएशन किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, इंस्टाग्राम पर काफी वायरल जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वो है सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफी ज्यादा होता है। हर किसी रील्स पर वो नीचे कमेंट करते हैं, जिससे कि उनकी इंगेजमेंट और लॉयल्टी बढ़ती है। और मार्केटिंग गोल्स इस डिजिटल एरिया एरा में वो उसके हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का भी एक प्रोसेस होता है। पहले कंटेंट को प्लान करना, फिर टास्क को असाइन करना, रिव्यू करना, एडिट करना, देन उसको अप्रूवल करके पब्लिश करना, उसके बाद प्रमोशन करना। बट जो प्रोसेस है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ उसका पर्पस पढ़ना था कि हम कंटेंट को क्रिएट क्यों कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, राइट? अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ईमेल। तो ये जो ईमेल है वो भी हमारा कंटेंट ही है एक तरह से। पहला जो प्राइमरली कंटेंट था वो ईमेल ही था, ईमेल से ही सारे कंटेंट शुरू हुए थे। सो कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया में पहले हम ईमेल पढ़ेंगे, फिर वेबिनार, पॉडकास्ट, फिर ब्लॉग्स, ठीक है? तो पहले सबसे पहले ईमेल को क्लियर करते हैं, क्योंकि प्रीमियरली कंटेंट हमने ईमेल से ही शुरू किया था, सबसे पहले ईमेल ही था, राइट? तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक
मेल, इसको ईमेल या ई डैश मेल भी बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी नाम से आ सकता है। सो एक मेथड है जिसमें हम कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी लैपटॉप या फिर कोई भी फोन को यूज करके कोई भी मैसेज को हम या तो अपने एंड से सेंड करें या फिर अपने एंड से रिसीव करें, यानी ट्रांसमिट करें, उसको हम ईमेल बोलते हैं। जैसा कि आप सबने ईमेल यूज भी करा होगा। एंड इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो पहला ईमेल जो है वो रे टॉमिल्सन ने यूज किया था 1971 में। और काफी टाइप के ईमेल्स होते हैं, बेसिकली 16 टाइप्स के ईमेल हैं। बट कुछ ईमेल्स मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल, न्यूज़ लेटर हुआ, कंफर्मेशन ईमेल हुआ, यानी कि आपकी कोई भी आईडी वगैरह लॉगिन कर रहे हो इंस्टाग्राम की या फिर कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी ईमेल वेरिफिकेशन आता है कि आपका यही ईमेल है। या फिर आप आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हो तो आधार कार्ड पे एक ओटीपी वगैरह जो आता है, वो कोई सर्वे हो रहा है, कोई भी डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट आया, आपने कोई एडिडास वगैरह की कंपनी हमें कभी परचेस करा, तो उनके प्रमोशनल ईमेल्स आते रहते हैं, डिस्काउंट ईमेल्स आते रहते हैं, लीड जनरेशन ईमेल्स आते रहते हैं। तो काफी टाइप के ईमेल होंगे, आपने देखा भी होगा। और आप इन्हें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं ईमेल से अपने, कि मुझे इस तरह की ईमेल्स नहीं चाहिए, तो वहां पे आपको एक अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन आता है, राइट। सो वी रिलाई हेविली ऑन ईमेल टू कम्युनिकेट विद कलीग्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स। ऑल्दो हम अपने कलीग से, अपने साथ के लोगों से तो अब व्हाट्सएप वगैरह पे चैट करते हैं, बट जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं क्लाइंट्स के, वेंडर्स के, सो वो हम अब रिलाय करते हैं किस पर, सारे ईमेल्स पर। कुछ जो ईमेल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, कुछ जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। सिमिलरली इसमें लिखा भी हुआ है, सम ईमेल्स आर फार टू लॉन्ग, स्ट्रिंगिंग पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पहले एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ पे पैराग्राफ होते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, कुछ फॉर्मल्स हो सकते हैं, यानी कुछ इनफॉर्मल हो सकते हैं। सो कुल मिलाकर बात ये है कि हम अपनी ईमेल्स पर भी काफी रिलाई करते हैं, और ये एक इंटेंट पर्पस के लिए यूज होता है। और कोलीगल होना चाहिए। कोलीगल मतलब एक अच्छे वे में, आ, मतलब एक नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए, एक एक्सक्लेमेटरी वे में नहीं होना चाहिए, एक अब पॉजिटिव वे में होना चाहिए। और इफेक्टिव ईमेल्स ऐसे ईमेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को क्लियर और कंसाइज मैनर में तो सेंड करें, और जो पढ़ रहा है उसका भी टाइम सेव करे, रीडर और रिसीप्ट दोनों का। सो अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन ईमेल की। तो ईमेल का कंटेंट क्रिएशन तो बहुत इजी है, आप सब लोग उसको ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। क्योंकि ईमेल जो है क्रूशियल एस्पेक्ट होता है किसका, ईमेल मार्केटिंग का और कम्युनिकेशन का, यानी डिस्काउंट देना है, प्रमोशनल करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए ईमेल काफी यूज होता है। सो कुछ पॉइंट हैं जो रिमेम्बर करने हैं आपको, इनको पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार आप पढ़ लीजिए। एज सच आपको कोई याद नहीं करना, काफी जेन्युइन पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं। पहला, सब्जेक्ट लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। किसी को भी मेल भेज रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और अटेंशन ग्रैबिंग, यानी मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अटेंशन ग्रैबिंग, यानी फॉर फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल, एक क्रिस्प उसमें सब्जेक्ट रखूंगा। दूसरा, ईमेल कंटेंट शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो भी ईमेल में मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरे जो रिसीवर है उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए। थर्ड, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड हाइलाइट्स कॉल टू एक्शन। कोई भी हाईलाइट पॉइंट है, यानी कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या मुझे ये HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो मैं उसको एक तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ। और जो भी मैं चीज लिखना चाह रहा हूँ वो शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, राइट। जैसे मेरा कंटेंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन, बिल्कुल टू दी पॉइंट है, कोई फालतू की बकवास मैंने इसमें ऐड नहीं करी। जो चीज आपको एग्जाम में लिखनी है वही आपको नोट्स में मिलेगी। और फिफ्थ पॉइंट है, डोंट मडल कंटेंट। मडल मतलब होता है गड़बड़ करना, गड़बड़ नहीं करनी कंटेंट में, जो बिल्कुल साफ साफ अच्छा अच्छा लिखना है। सिक्स पॉइंट है, बी कॉलीगल। बी कॉलीगल मतलब जैसे आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे आप अच्छे से बात करते हो ना, रिस्पेक्ट से, तो ऐसे रिस्पेक्ट से ही आपको बात करनी है। कोई वहां पे एक्सक्लेमेटरी या फिर कोई नेगेटिव वे में या फिर कोई इंस्ट्रक्टिव वे में आपको मेल नहीं भेजना कि ये मेरा काम कर दो। मतलब एक प्लीजिंग वे में, कोलीगल वे में आपको ये सब बात करनी है, ठीक। सेवंथ पॉइंट है, वॉच योर टोन। है जब भी बात लिखो आप अपने टोन को एक तरह से वॉच करके लिखो, यानी कि आप जो साउंड करो स्वीट मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड, यानी एक एटिकेट्स वे में मैनर्ड साउंड करो। इट्स अवॉइड टू मेनी एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना अवॉइड करो। नाइन्थ, नो इमोजी शुड बी यूज। देखो ईमेल जो होता है वो ऑफिशियल वे में यूज होता है, तो उसको आपको कोई एक्स्ट्रा इमोजीज वगैरह यूज नहीं करने व्हाट्सएप की तरह। अवॉइड कोट, कोई भी कोट हो उसको नहीं यूज करना, क्योंकि वो हो सकता है उसके लिए ऑफेंसिव हो जाए। एंड 11th, लास्ट पॉइंट है, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स लाइक इमेज, ग्राफिक्स,
and videos to enhance the appeal of the email. Also ensure that users are relevant to message. अगर आपको ईमेल भेज रहे हो, जैसे कि आपके पास कोई भी प्रमोशनल या डिस्काउंटेड ईमेल आता है, मान के चलो अब मिंत्रा से आपके पास आया, तो मिंत्रा उसमें अपने इमेजेस भी यूज करती है, यानी कि उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, उसकी फोटोज यूज करते हैं। शूज का अगर ईमेल आया तो शूज के फोटोज यूज करते हैं, वीडियोज यूज करते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अपीलिंग हमारा लगता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है ईमेल हमारा। सो ईमेल्स में सिर्फ इतना ही, कंटेंट क्रिएशन का भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है वेबिनार। सो वेबिनार भी काफी इजी है। वेबिनार में क्या है, सो बेसिकली ये एक ब्लेंड है, किसका ब्लेंड, माने मिक्सचर है, वेब प्लस सेमिनार। ये जो वेबिनार वर्ड आया है, ये वेब प्लस सेमिनार को मर्ज करके आया है, वेबिनार। ओके, राइट। तो आपने सेमिनार तो यूनिट नंबर 4 में अच्छे से पढ़ा ही होगा, सेमिनार क्या होता है। तो बस उसी के बारे में लिखना है, बट एक डिजिटल फॉर्म में। तो मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। A webinar is an interactive online event where a group of participants can listen to a speaker who delivers a presentation or seminar by sharing their remote screen. सो बहुत सिंपल है। आपने गूगल मीट से, जूम के थ्रू कोई भी सेमिनार अटेंड किया होगा, वेबिनार एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन इवेंट होता है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा आंसर देता है। इंटरेक्टिव माने दोनों तरफ से उसमें इंटरेक्शन होता है, जिसमें काफी सारे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे वेबिनार के जो लिंक है वो भी वायरल शेयर्ड होते रहते हैं, जिसमें एक स्पीकर होता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करता है किसी भी पीपीटीज के थ्रू। जैसे मैं स्लाइड्स को यूज कर रहा हूँ, इन स्लाइड्स के थ्रू यूज करके अपना जो है कंटेंट डिलीवर करता है, राइट। एंड अपनी जो रिमोट स्क्रीन है, अपनी स्क्रीन को शेयर करके। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेब बेस्ड वेबिनार कैन आल्सो कंडक्ट इंटरेक्टिव पोल्स एंड क्यू एन ए सेशन टू कीप द ऑडियंस एंगेज। ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए जो आपका स्पीकर होता है, वो एक इंटरेक्टिव पोल्स भी यूज कर सकता है। जैसे कि यू आर एंजॉइंग द वीडियो, अगर मैं इस वीडियो में इंटरेक्टिव पोल्स को यूज करूं, तो अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी जाकर कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं कर रहे तो नो लिखिए। दैट्स इट। ये एक तरह से इंटरेक्टिव पोल्स का एग्जांपल हुआ, और आप भी इस वीडियो में इंटरेक्टिव पोल में इंडल्ज हुई और अभी कमेंट करिए। बाकी क्यूएनए सेशन होता है, यानी क्यूएनए मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर है टेक्निकल कम्युनिकेशन को लेकर के, तो आप भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं होपफुली आपको रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वेबिनार की हिस्ट्री। तो वेबिनार स्टार्ट हुआ 1996 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेब प्लस सेमिनार का ब्लेंड है वेबिनार। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लाइव, दूसरा होता है ऑटोमेटेड, तीसरा होता है हाइब्रिड, फोर्थ होता है ऑन डिमांड। अब मैं इसके बारे में बात करूं, करीब 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इनको डिटेल में लिखना पड़ेगा। वैसे मैंने ये अ, अपने नोट्स में 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कवर करा है। अगर 7 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, तो आपके पास ये आएगा कि कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, इसके पर्पस, ईमेल्स, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, इन सबको कवर करना पड़ेगा। 7 मार्क्स में एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस आपको फिल करने पड़ेंगे। अगर ईमेल या फिर कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल आया, तो ये 7 मार्क्स में आपको लिख करके ये दोनों चीजें कवर करनी पड़ेंगी एटलीस्ट 3 पेज में। इनको और आप एक्सप्लेन कर देना। और वेबिनार आ सकता है, होपफुली 2 मार्क्स में आएगा। अगर 7 मार्क्स में आएगा, तो जो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, इनको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। सो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आपको कोई भी एज इट इज नोट्स की लैंग्वेज नहीं लिखनी। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें आपको जो माइंड में समझ में आ रही हैं, आप वो से हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। सो लाइव वेबिनार क्या होता है, इसके 4 टाइप्स होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। तो पहला होता है आपका लाइव वेबिनार। लाइव वेबिनार क्या होता है, ऐसे सेमिनार जो लाइव चलते हैं, उनको लाइव वेबिनार बोलते हैं, यानी कि गूगल मीट पर, जूम पर। ऑटोमेटेड वेबिनार, ऐसे वेबिनार जो ऑटोमेशन की, एआई के थ्रू चलते हैं, उनको ऑटोमेटेड बोलते हैं। एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड वेबिनार क्या होता है, लाइव प्लस ऑटोमेटेड को बोलते हैं हाइब्रिड। तो इनको आप इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। और ऑन डिमांड वेबिनार, जैसे कि आप मेरे से ऑन डिमांड करोगे सर एक टीसी का लाइव वेबिनार लीजिए, तो ऑन डिमांड हो गया, राइट। अब अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको कंटेंट कैसे लिखना है वेबिनार के लिए, क्योंकि देखो हम ये चीज तो पढ़ रहे हैं कि ईमेल क्या होता है, लेकिन ईमेल का कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब वेबिनार का कंटेंट कैसे कैसे क्रिएट करें, कैसे शाइन करें, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फिफ्थ इसमें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखे, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो। अगर 2 मार्क्स में आता है, तो एक आप खाली ये भी लिख दोगे ना, तो उसमें भी आपको पूरे 2 मार्क्स ही मिलेंगे।
राइट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका वेब प्लस सेमिनार। तो इसके कंटेंट को कैसे साइन कर सकते हैं, उसके 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला है पिक अ नैरो टॉपिक। नैरो टॉपिक कई बार क्या होता है, स्पीकर्स होते हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक पकड़ लेते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो पाता है। तो इसीलिए एक नैरो टॉपिक को चूज करें। अगर मैं हो सकता है टेक्निकल कम्युनिकेशन की 5 यूनिट की एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने नैरो करा चीजों को, एक एक यूनिट की एक एक वीडियो बनाई, तो ये मेरे लिए और सिंपल होता है, ठीक है। सेकंड, डिसाइड द बेस्ट फॉर्मेट फॉर द टॉपिक। अपने टॉपिक के लिए बेस्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जैसे कि या तो इंटरव्यू वेबिनार हुआ, Q&A वेबिनार हुआ, लाइव हुआ, ऑटोमेटेड हुआ, हाइब्रिड हुआ, ऑन डिमांड हुआ, या इंटरेक्टिव पोस्ट और Q&A सेशन को यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है क्रिएट अ स्ट्रक्चर। जो आपको वेबिनार में करना है, एक तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सिलेबस है AQ की तरफ से दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ मैं। पहले आपको कंटेंट क्रिएशन पढ़ाऊंगा, फिर आपको इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया पढ़ाऊंगा। तो एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। एंड फोर्थ पॉइंट है राइट अ कंपेलिंग स्क्रिप्ट। अब कंपेलिंग का मतलब क्या होता है? कंपेलिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ कि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे, जैसे कि मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो के एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे आपको अंदर भी इंटरेस्ट बना रहे। एंड फिफ्थ, इम्प्रूव द स्लाइड्स। इम्प्रूव द स्लाइड्स यानी जो भी आप कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी स्लाइड्स को इम्प्रूव करें। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर हर जगह एक ग्राफिक्स का यूज करता हूँ। ईमेल्स का मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स यूज किया, यहाँ पे ग्राफिक्स यूज किया, जिससे क्या आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉडकास्ट। आप सब लोगों ने पोस्ट का पॉडकास्ट वर्ड जो है अपनी लाइफ में सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आपको एक इमेज से रिलेट करवाऊंगा। अगर इमेज से भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो पॉडकास्ट क्या होता है? आप सबने यूट्यूब पे देखा होगा पॉडकास्ट क्या होता है। अभी रिसेंट ट्रेंडिंग में आया है द बियर बाइसेप्स करके, रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्टर है, वो काफी फेमस है इंडिया में। सो बात करते हैं सीधे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो अ पॉडकास्ट इज अ डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑडियो एपिसोड दैट वन कैन डाउनलोड और स्ट्रीम फ्रॉम द इंटरनेट। एक एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जिसमें दो बंदे बैठ करके, एक तो आपका जो पॉडकास्ट लेता है और एक पॉडकास्ट देता है, तो दो बंदे बैठकर एक टेबल पर एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं विराट कोहली सर को अपने लिए अपने यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बुलाऊं और उनसे उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें, तो वो एक तरह से पॉडकास्ट को आप सब लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा। हाँ, शेर चीता वाला पॉडकास्ट नहीं वो एक डिफरेंट चीज है। बट आपने द रणबीर अलाहाबादिया सर है उनका देखा होगा। तो पॉडकास्ट में कुछ नहीं होता, सिंपल एक टेबल चेयर पर दो बंदे बैठते हैं। रियल हिट नाम से एक चैनल है, वो भी आजकल काफी पॉडकास्ट कर रहे हैं, और तो काफी फेमस है ये सब चीजें। तो वहां पे एक बंदा बैठता है, हो सकता है ज्यादा भी हो, लक्ष्य चौधरी भी पॉडकास्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, एक पर्सन बैठता है, वो दूसरे गेस्ट को बुलाता है, क्वेश्चन पूछता है, इंटरेस्टिंग बनाता है चीजों को, तो वो पॉडकास्ट होता है, राइट। बाकी उसको आप कहाँ से देख सकते हो? स्पॉटिफाई पर एंड यूट्यूब पर, इन सब पर इसके ऑडियोज प्रेजेंट होते हैं। इवन इवेंचुअली अब तो वीडियोस के साथ पॉडकास्ट आने लगे हैं, जिसको हम यूट्यूब से, इंटरनेट से डाउनलोड करके स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री देखो मैं सबकी आपको बताते जा रहा हूँ, वो एक बार आप याद करने वाली चीज है, तो हिस्ट्री को याद कर लेना। सबसे पहले पॉडकास्ट को हम ऑडियो ब्लॉगिंग बोलते थे। सिंपली है भी ये ऑडियो ब्लॉगिंग, क्योंकि इसमें मेन चीज ऑडियो होती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कार से कहीं जा रहे हो, तो अपने उसमें कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप उस ऑडियो को लगा सकते हो, और जिससे कि मतलब देखो, आप मूवी तो देख नहीं सकते चलती कार में, तो इसलिए गाने सुन सकते हो, गाने सुनकर बोर होते हो तो पॉडकास्ट चला सकते हो, जिससे कि इंटरेस्टिंग आपकी नॉलेज भी बढ़े। अगर मैं बात करूँ इसकी हिस्ट्री की, तो 2004 में बेन हैमर्सले ने सबसे पहले इस टर्म पॉडकास्ट को यूज किया, अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करा 2004 में। सो पहले इसको ऑडियो ब्लॉगिंग बोलते थे, लेकिन 2004 में इसका नेम पॉडकास्ट हुआ। किसने यूज करा? बेन हैमर्सले ने, राइट। सो उन्होंने एक ऐसा कंटेंट बनाया। बाकी कुछ टाइप्स होते हैं पॉडकास्ट के। तो पहला टाइप है इंटरव्यू पॉडकास्ट, जैसे कि एक नितिन गडकरी जी का एक पॉडकास्ट है, वो काफी रील्स में वायरल होता है। तो उसमें क्या है, एक इंटरव्यू लिया जाता है। एक कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट होता है, यानी को होस्टेड। आप पूछते हो क्या आप भूतों में मानते हो, क्या आप एलियंस में मानते हो, तो ये हो सकता है एक कन्वर्सेशनल हुआ। सेकंड हुआ एजुकेशनल पॉडकास्ट, जैसे कि अलग पांडे सर है, फिजिक्स वाला वाले, वो एजुकेशनल पॉडकास्ट करते हैं। और आज के टाइम में जो है पॉडकास्ट काफी पॉपुलर मीडियम है, किसका?
किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, इवन मोटिवेशन प्रोत्साहन करने के लिए आपने देखा होगा संदीप महेश्वरी सर ने भी एक पॉडकास्ट की सीरीज चलाई थी जिसमें बड़े बड़े जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, सौरभ जोशी है, मनोज दे है, ये सब उनके यहाँ आते थे, अपनी स्टोरीज, अपनी बायोग्राफीज, अपनी ऑटोग्राफ बायोग्राफीज बताते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। तो पॉडकास्ट काफी पॉपुलर मीडियम है। अब फॉर्मेट कुछ भी हो, वीडियो है, ऑडियो है, पॉडकास्ट का मतलब यही है कि एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देना, अपने कनेक्ट, अपने जो क्रिएटर्स हैं उनको कनेक्ट करना, जो उनके लिसनर्स हैं उनको। तो होपफुली पॉडकास्ट क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी एक पॉडकास्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मेन पॉइंट हमारा ये है। सो पहला इसका पॉइंट है, टॉक अबाउट थिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। ऐसी चीजों को बात करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो जो आपके व्यूअर्स हैं उनमें भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी चीजों को आप पूछ रहे हो। सेकंड, फोकस ऑन योर टारगेट ऑडियंस। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि मेरी टारगेट ऑडियंस एकेटीवी की, तो मैं एकेटीवी कंटेंट पर फोकस करूंगा। सिमिलरली जिस तरह की आपकी टारगेट ऑडियंस है, यानी कि एक न्यू एज का पर्सन है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो 18 to 25 की ऑडियंस को टारगेट करेगा। सिमिलरली जो ओल्ड एज का है वो उसके लिए टारगेट करेगा। तो सिंपल सी चीज है। थर्ड है, टेल लॉट ऑफ योर स्टोरीज। अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो तो उसमें स्टोरीज के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करो। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, टेक्निकल कम्युनिकेशंस की वीडियो में एग्जांपल दिए, एज अ स्टोरी बना करके दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें। फोर्थ पॉइंट है, हेल्प योर ऑडियंस टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हेल्प करें। फिफ्थ है, आस्क योर लिसनर्स क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट देयर रेस्पॉन्स। जो आपके सुनने वाला है, उनके क्वेश्चंस को भी आस्क पूछें। यानी कि जैसे कमेंट में पूछ सकते हैं ना कि हमारे यहाँ ये गेस्ट आ रहे हैं, इनसे हम क्या पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इस तरीके से, और उनके रेस्पॉन्स को रिपोर्ट करें। सिक्स पॉइंट है, स्टे ऑन टॉपिक, डोंट वेंडर टू मच। वेंडर का मतलब होता है घूमना फिरना। अपना जो टॉपिक है, जिस बारे में आप पढ़ रहे हो, उस पे ही स्टक करें। फालतू की चीजों पर ज्यादा वेंडर ना करें। सेकंड है, इनवाइट यूनिक एक्सपर्ट ऑन योर शो। अपने शो पर यूनिक एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी जी को बुलाया था, वो एक्सपर्ट थे। अश्वनी वैष्णव जी हैं, वो आईटी के मिनिस्टर हैं, आईटी एक्सपर्ट है, तो उनको बुलाओ। लिसन केयरफुली टू योर गेस्ट। जो भी आपके गेस्ट आए हैं, यानी कि आप समझ पा रहे हो ना मैं गेस्ट की क्या बात कर रहा हूँ। पहला जो होता है होस्ट, जो जिसका चैनल है, जो पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा है, और गेस्ट जो है, जो दूसरा उस बंदा चैनल पर आया है, तो उसको बोलेंगे हम गेस्ट। ठीक, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल आप पॉइंट्स को पढ़ते जाइए, अपने दिमाग में याद रखते जाइए। हो सके तो आप नोट्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है, चूज गेस्ट विद द राइट क्वालिटीज। हमेशा अपने जो गेस्ट को बुलाएं वो राइट क्वालिटीज वाले गेस्ट को बुलाएं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज हो सके। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी गेस्ट है तो उनको बुलाएं। ऑल दो आजकल क्या है कि व्यूज के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में किसी को भी बुला लेते हैं। एंड टेंथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेक योर पॉडकास्ट ऑडियो परफेक्ट। हमेशा अपने पॉडकास्ट की ऑडियो को बिल्कुल परफेक्ट रखें, क्योंकि पॉडकास्ट का इनिशियल मतलब ही ऑडियो ब्लॉगिंग है, किसी को ऑडियो को ध्यान से सुनना। अगर इस वीडियो की भी ऑडियो अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको जो चीज सुनोगे वही तो कल एग्जाम में लिख के आओगे। तो सिंपली ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो है ब्लॉग। देखो ये सारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं किसके अंदर चल रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन होता है उसके लिए। और देखो आप, धीरे धीरे हम लेवल से भी हाई करते जा रहे हैं। पहले हमने ईमेल करा, फिर वेबिनार करा, फिर पॉडकास्ट, अभी लास्ट है ब्लॉग। उसके बाद आपका ये एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। सो कंटेंट क्रिएशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, उसी के अंदर ये टॉपिक्स चल रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक है उसके अंदर ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, वेब प्लस लॉग, तो इसको बोलते हैं ब्लॉग। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, एक सिंपल ऑनलाइन जर्नल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, जो किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप या कॉर्पोरेशन के थ्रू रन करती है। अब ऑनलाइन जर्नल क्या होता है, यानी ऑनलाइन जो भी आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो उसकी, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, कोई भी वेबसाइट पर कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो, उसको बोलते हैं ऑनलाइन जर्नल या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। जो कोई इंडिविजुअल उसको रन कर रहा होगा, या फिर कोई ग्रुप रन कर रहा होगा, या फिर कोई कॉर्पोरेशन रन कर रहा होगा, जिसका मतलब, जिसका पर्पस क्या होता है, रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट देना ब्लॉग पोस्ट पर। अब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विकिपीडिया। अगर आपको सर्च करना है कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल फॉलो, तो फॉलो, या फिर इंस्टाग्राम,
एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो उसको आप उस पर डालो विकिपीडिया पर, उसके बारे में सब चीज आगे पीछे सब चीज आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ब्लॉग्स। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले ब्लॉग्स कुछ नहीं है, एक लिंक्स डॉट नेट करके एक लिंक थी, उसको आगे चल करके जस्टिन हॉल ने ब्लॉग का नाम दिया। काफी सारे ब्लॉग्स होते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ब्लॉग्स और ब्लॉग्स दोनों अलग अलग है, ठीक है? आजकल की जनरेशन इसमें कंफ्यूज होती है। व्लॉग्स का मतलब होता है वीडियो लॉग, और ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉग। तो जो सौरभ जोशी जो क्रिएट करता है वो वीडियो वीडियो लॉग्स होते हैं, यानी अपने घर दिनचर्या दिखाना वीडियो के थ्रू। तो वो एक अलग चीज है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ब्लॉग। तो ब्लॉग का मतलब होता है कोई भी रिटर्न में कंटेंट होता है उसको ब्लॉग बोलते हैं। इसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। पहला था फूड ब्लॉग, ट्रेवल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग, न्यूज ब्लॉग, मूवी ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग। तो कोई भी खाने की रेसिपी हुई वो फूड ब्लॉग है, सॉरी। कोई भी ट्रेवल के थ्रू कोई भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसको ट्रेवल ब्लॉग बोलते हैं। बिजनेस का कोई भी ब्लॉग है, यानी ब्लॉग माने होता है रिटर्न पीस ऑफ कंटेंट, रिटर्न पीस, राइट? रिटर्न पीस ऑफ कंटेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। And since the term blog was not yet used, so he simply called it personal homepage. तो जस्टिन हॉल ने 1994 में एक links.net का एक पेज बना दिया था, और ये टर्म ब्लॉग तब नहीं आया था जब तब इन्होंने अपने उस पेज को सिर्फ पर्सनल होम पेज नाम दिया। फिर बाकी ब्लॉग उसका नाम बाद में रखा गया। अगर इंडियन की बात करूँ तो इंडिया पहला फर्स्ट प्रोफेशनल ब्लॉगर अमित अग्रवाल थे। अच्छा, एक फेमस कंपनी है जिसका मैं आपको एग्जांपल दूं, वो है इन शॉर्ट्स, ठीक? इन शॉर्ट्स वो भी क्या करती है, जैसे 60 वर्ड यानी 100 वर्ड्स में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अजहर इकबाल उसके जो है सीईओ है। तो ये एक एग्जांपल है। अब उनका एक और ऐप है पब्लिक नाम से, वो भी उन्हीं का है। तो उसका काम यही है ब्लॉग्स को आपको सर्व करना, राइट? अब ब्लॉग्स को लिखने के लिए क्या मेन चीज तो हमें यही पढ़नी है कि अपने कंटेंट को कैसे शाइन करना है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है इसका। तो इसके भी 5 स्टेप्स है। पहला प्लानिंग, दूसरा हेडलाइंस, तीसरा ड्राफ्ट करना पोस्ट को, फिफ्थ फोर्थ ऐड इमेजेस, फिफ्थ अपने ब्लॉग पोस्ट को ऐड करना। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने ब्लॉग को बना सकते हैं। तो पहला स्टेप है प्लानिंग करना, किस बारे में बनाना है। दूसरा है उसकी एक अच्छी हेडलाइन लिखना, एक तरह से न्यूज आर्टिकल ही मान लो इसको। एंड थर्ड है ड्राफ्ट या पोस्ट। अब प्लानिंग, जैसे मैंने प्लानिंग कर ली, मुझे एक ब्लॉग बनाना है, टॉपिक हो सकता है साइबर सिक्योरिटी। तो अब उसका मैं हेडलाइन बनाऊंगा साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखूंगा अब बून और एरा। फिफ्थ है ड्राफ्ट या पोस्ट, जो भी इसमें कंटेंट है वो लिखूंगा। फिर ऐड इमेजेस, जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर रहा हूँ ना, उसके बाद इमेज ऐड करूंगा। बाकी उसमें कोई मुझे एडिट छोटा मोटा करना है तो उनको एडिट कर लूंगा। तो ये 5 स्टेप्स है, 7 मार्क्स में आता है। तो इसको आप अच्छे से एक्सेजरेट कर लेना। बाकी 2 मार्क्स के लिए तो स्टेप्स लिखने की नीड नहीं है, राइट? अब कुछ पॉइंट्स हैं कि अपने टॉपिक को जो है करंट टॉपिक्स रखना है, जिससे कि आपकी रीच अच्छी होगी। अपनी ऑडियंस को जानना है कि ऑडियंस किस भाषा में ब्लॉग्स को पढ़ना चाहती है, क्या चीज चाहिए। कीवर्ड्स यूज कर सकते हो आप, ताकि आपका जो कीवर्ड्स यानी आपका जो ब्लॉग है वो ऐसी हो, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में सबसे ऊपर आए। और जो है आपकी जो ब्लॉग्स है उसकी डिस्कवरेबिलिटी, यानी सर्च करने के बाद उस आपके ब्लॉग की जो इम्प्रूव हो सके, और अच्छी क्वालिटेटिव कंटेंट प्रॉपर रिसर्च के साथ डेप्थ के साथ अपने ब्लॉग्स की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक। सो ऑल यू आर अवेयर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है? कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं। एंड टेक्स्ट और टेक्निक्स, कोई भी कंटेंट होता है रिटन कंटेंट उसको टेक्स्ट बोलते हैं, और कोई भी स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं उनको टेक्निक बोलते हैं। सो इफेक्टिवली एंड एथिकली आर टू मेन पॉइंट। इफेक्टिवली मतलब उसको एक असरदार तरीके से यूज करना। दूसरा इफेक्टिवली एथिकली माने नैतिक तरीके से, जो राइट चीज है उनके पर्सपेक्टिव से यूज करना। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो इफेक्टिवली एंड एथिकली यूजिंग सोशल मीडिया इन्वॉल्व्स थॉटफुल टेक्स्ट क्रिएशन, यानी कि ऐसा रिटन पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करना जो थॉटफुल हो, और स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स को यूज करके क्राफ्ट एंगेजिंग कंटेंट दैट एड्स वैल्यू टू योर ऑडियंस, एनकरेज पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड रिस्पेक्ट प्राइवेसी। सो ऐसा कंटेंट को क्रिएट करना जो कि आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे, एक पॉजिटिविटी इंकरेज करे, इंटरेक्शन इंकरेज करे, और प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करे। और काफी सारी ऐसी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं हम सोशल मीडिया पर अपने टेक्स्ट और टेक्निक्स को यूज करके, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हुआ, विजुअल्स हुआ, हैशटैग्स हुआ, अपने मैसेज को एम्पलीफाई करने के लिए, और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए, और
बेसिकली आपकी ऑथेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पैथी, इन सब चीजों को ऑनलाइन प्रेजेंस से ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, और फोस्टर का मतलब आप सबको पता है, इंक्रीज करना एक हेल्दी डिजिटल कम्युनिटी को। अब इन ये सारे एस्पेक्ट है, इनको एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपको ये सब ब्रेक डाउन करके लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाई टेक्स्ट एंड टेक्निक, तो ये मोर देन इनफ है। 4 से 5 लाइन है ये। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो पहला एस्पेक्ट है टेक्स्ट क्रिएशन। जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई भी चीज लिखते हैं, अपने पोस्ट के नीचे कोई भी कैप्शन वगैरह डालते हैं, तो उसमें टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। पहला है ऑथेंसिटी। ऑथेंसिटी माने प्रामाणिकता, यानी जो भी हम चीज लिखें वो सच होनी चाहिए। बी जेन्युइन इन योर कम्युनिकेशन, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो जेन्युइन होनी चाहिए। अपने रियली एक्सपीरियंस शेयर करो, रियल ओपिनियन शेयर करो, और इन्फॉर्मेशन रियल हो, जिससे कि आपकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ऑडियंस के बीच में। इसका एग्जांपल है पूनम पांडे। इन्होंने एक बार क्या करा था, अपनी फेक डेथ की न्यूज को सर्कुलेट करा था। तो ये ऑथेंसिटी उनकी जो है वो कम हो गई, क्रेडिबिलिटी उनके अकाउंट की कम हो गई। पहला पॉइंट है टेक्स्ट क्रिएशन में ये ऑथेंसिटी। दूसरा पॉइंट है क्लियरिटी। जो भी आप अपने मैसेज को सर्कुलेट कर रहे हो उसको क्लियर सर्कुलेट करो। अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी मिस्टेक को एम्बिग्यूटी बोलते हैं। तो लैंग्वेज या कोई भी एम्बिग्यूटी उसको अवॉइड करो जो मिसअंडरस्टूड हो सकती है। अपनी चीजों को, अपने कंटेंट को वेल क्राफ्टेड और कंसाइज रखो। थर्ड इसमें पॉइंट है रिस्पेक्टफुल टोन। जो भी यूज कर रहे हो, जैसे भी बोल रहे हो, कोई रील बना रहे हो, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑडियो वीडियो, उसमें अपनी टोन को रिस्पेक्टफुल रखो। यानी एक रिस्पेक्टफुल और एक इंक्लूसिव टोन यूज करो अपनी पोस्ट में। कोई भी ऑफेंसिव, एब्यूजिव, डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क, इन सब को अवॉइड करो। एंड फोर्थ पॉइंट है टेक्स्ट क्रिएशन में वैल्यू एडिशन। अगर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, एक चीज इंश्योर करो कि उस कंटेंट से आपकी ऑडियंस की लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। वेदर कोई भी कंटेंट हो सकता है, कोई भी एजुकेशनल कंटेंट हुआ, एंटरटेनिंग कंटेंट हुआ, कोई भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हुआ। तो ये बात याद रखो, आपका जो पोस्ट है वो कंट्रीब्यूट करे ऑनलाइन कम्युनिटी में पॉजिटिवली, चीजों को स्प्रेड करने के लिए। वेदर वो आप फेसबुक पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, ट्विटर पे डाल रहे हो, लिंक्डइन पे डाल रहे हो, तो ये सारी चीजें पॉजिटिवली होनी चाहिए, टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए। सेकंड जो टेक्निक हुई, अभी जो हमने बात करी थी टेक्स्ट की बात कर ली, अब बात करेंगे हम टेक्निक्स की। तो टेक्स्ट क्रिएशन में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। अब स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स में हम और 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है विजुअल्स। जो भी आप पोस्ट यूज करो तो उसमें विजुअल्स यूज करो। विजुअल्स का मतलब होता है कोई भी इमेज, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो है, उनको आप अपने विजुअल्स के तौर पर यूज करो, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। बट ऐसे विजुअल्स ना यूज करो जो और किसी ने ऑलरेडी, जिसपे आईपी हो, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिससे कॉपीराइट आ जाता है आपकी वीडियोस पर। दूसरा, स्टोरी टेलिंग। जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो एक स्टोरी टेलिंग हो, एक नैरेटिव हो आपका, जो अटेंशन क्रिएट करे, कैप्चर करे और इमोशनल कनेक्शंस को बनाए। यानी कि अपने एक स्टोरी को रिलेट करके चीजों को समझा सकते हो। ऐसी स्टोरीज को शेयर करें जो आपके ब्रांड से या फिर आपके मैसेज से रिजोनेट कर सके। रिजोनेट माने कनेक्ट कर सके, जो आपका क्या हेल्प करेगा, आपकी कंटेंट को मोर मेमोरेबल बनाएगा, ठीक। सिमिलरली एक हीरो बाइक है, उसकी एक बीच में एक एडवर्टाइजमेंट चली थी, गाना था चलता रहे मीलों को याराना। तो उन्होंने क्या करा, स्टोरी टेलिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा, राइट। नेक्स्ट है आपका हैशटैग। जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी पोस्ट डाल रहे हो, आप अपने इंस्टा के पोस्ट पे भी डालते हो हैशटैग, लाइक शेयर कमेंट। तो एक ऐसे रिलीवेंट हैशटैग्स यूज करो, ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करो, जिससे कि आपका कंटेंट और डिस्कवरेबल हो सके, यानी और लोगों को मिल सके आपका कंटेंट। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, पोस्ट हो सकता है। बट एक चीज याद रखें, अपने कंटेंट में बहुत सारे हैशटैग, लाइक, कमेंट, शेयर बहुत सारे डाल दिए, इससे भी बचो, जिससे कि आपका पोस्ट जो है स्पैमी लग सकता है। स्पैमी यानी स्पैम वाला। फिफ्थ, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल। आपका जो भी पोस्टिंग शेड्यूल है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज डाल दिया फिर 10 दिन बाद डाल रहे हो, फिर 11 20 दिन ही डाल दिया। कंसिस्टेंट, आफ्टर 2 या 3 डेज आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये तो हुए आपके टेक्स्ट कंसिडरेशन और टेक्निक्स हुए। एक एथिकल कंसिडरेशन हुआ, क्योंकि ये इफेक्टिव, अपने पोस्ट को, कंटेंट को इफेक्टिवली यानी असरदार दिखाने के लिए पहला टेक्स्ट क्रिएशन, दूसरा स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स यूज होता है। लेकिन एथिकल, एथिकल माने नैतिक, यानी राइट वे में यूज करने के लिए कुछ कंसिडरेशन है, ये भी 4 है। तो टोटल आपको 4 4 8 + 4 12 कंसिडरेशन याद रखनी है।
एथिकल कंसिडरेशन में पहली प्राइवेसी, हमेशा अपने यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। अपना कोई भी पर्सनल डीएम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह किसी को प्रोवाइड ना करें। दूसरा, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना करें। हमेशा वेरीफाई करें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले। एंड थर्ड है एंगेजमेंट विद इंटीग्रिटी, यानी अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट करें एथिकली, नैतिकता से, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इंगेज करें। फोर्थ है कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि अपने माइंड में कोई भी एक कल्चरल सेंसिटिविटी, आप समझ रहे हो ना, माइंडफुल रहना चाहिए, किसी भी कल्चर को, किसी भी सेंसिटिविटी टॉपिक को आपको इंडल्ज नहीं करना है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्पीच एंड पर्सनैलिटी। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पीच एंड पर्सनैलिटी क्या होता है, आप सब जानते हो, जो भी आप चीज बोलते हो उसको स्पीच बोलते हैं। और पर्सनैलिटी माने किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, कोई भी आपके फैमिली में मेंबर होगा जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हुई, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी हुई, कि ही और शी इज मस्ट वेरी बी एंग्री। तो उसकी पर्सनैलिटी जो शॉर्ट टेम्पर्ड हुई। या फिर आपकी कोई फैमिली में हो सकता है जिसको बहुत पेशेंस हो, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, बहुत पेशेंस वाली पर्सनैलिटी है, राइट। तो व्यक्तित्व को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। और स्पीच तो आप सब लोग जानते हो, जो भी हम चीज व्यक्तव्य बोलते हैं, इसको हिंदी में व्यक्तव्य, यानी जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो हमारी स्पीच होगी। सो अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो उसमें ऐड करने पड़ेंगे। सो स्पीच एंड पर्सनैलिटी आर इंटरकनेक्टेड, स्पीच पैटर्न ऑफन रिफ्लेक्ट एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सो आप जैसा बोलोगे, जिस तरह से आप व्यक्तित्व बोलोगे, या तो कोल्ड स्पीच होगी आपकी, या फिर काफी हाई स्पीच होगी। तो जैसा आप बोलोगे, स्पीच आपकी रिफ्लेक्ट करती है किसको, पर्सनैलिटी को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 मेंबर्स बैठे हैं, एक यहाँ पे मेन मेंबर है, जो जिस स्पीच को यूज कर रहा है, या तो हो सकता है गुस्से में बोल रहा हो, तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, काफी गुस्से वाला है। अगर प्यार से बात कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। तो आपकी स्पीच किसको रिफ्लेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को। वो आप कैसे पता कर पाएंगे, आपकी टोन क्या है, आपका पेस क्या है, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, यानी आप किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप इमोशंस को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे कन्वे कर रहे हैं, राइट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ है वो एग्जांपल नहीं ले रहा मैं। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपको बहुत ही एक इनोवेटिव वे में, कम अच्छे टोन में, अच्छी पेस में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, होपफुली मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। बट मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, स्पीच एंड पर्सनैलिटी, इंटरकनेक्टेड स्पीच ऐसे पढ़ाऊँ, तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एग्जाम के टाइम पर बना करके, इजिली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक चीज और, स्पीच एंड पर्सनैलिटी आर इंट्रिकेटली लिंक्ड एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट्स। ये एक दूसरे से लिंक्ड करती हैं, और इनके कनेक्शंस हैं, वो कुछ एलिमेंट्स, उनसे हम समझ सकते हैं। तो ऑल्दो हमने यूनिट नंबर 1 में ये डिटेल में पढ़ा था, टोन्स, पिच वगैरह, तो बाकी वहां से आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, स्पीच एंड पर्सनैलिटी क्या होता है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। स्पीच, जो भी आप चीज बोलते हो उसको स्पीच बोलते हैं, और पर्सनैलिटी जैसा आपका व्यक्तित्व होता है वो पर्सनैलिटी होती है, राइट। अब स्पीच रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को, जैसा बोलोगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होगी। अब इसको कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्पीच को जज करने के लिए। पहला है टोन एंड पिच। टोन मतलब आपकी टोन कैसी है। एक टोन होती है पॉजिटिव टोन, हाउ आर यू। जैसे मैंने हिंदी का एग्जांपल लूंगा यार, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ, भाई कैसे हैं आप, और दूसरा टोन होगा, हाँ भाई कैसा है तू। तो टोन की डिफरेंस होती है, पॉजिटिव नेगेटिव टोन होती है। पिच, पिच की एक डेफिनेशन होती है, पिच मतलब अगर आप बहुत हाई पिच में हो, यस वी कैन डू इट, तो इसका मतलब है कि हम बहुत एनर्जेटिक है। कल हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम एग्जाम है, और हमने आईटेक वर्ल्ड से अच्छे से वन शॉट करी है कवर, तो हम अच्छे से पेपर करके आएंगे, यस वी कैन डू इट। बट एक होती है, अरे यार पढ़ तो लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो पिच हमारी लो होगी, तो हम लो एनर्जेटिक लगेंगे। तो होपफुली इस एग्जांपल से आप टोन और पिच समझ पा रहे होंगे। बाकी यूनिट नंबर 1 में मैंने टोन और पिच को अच्छे से कवर किया। दूसरा है पेस एंड रिदम। पेस मतलब होता है स्पीड, रिदम मतलब होता है आप कैसे पैटर्न वाइज चीजों को कर पा रहे हो। तो पेस, अगर हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो 2x पर देख रहे हो, अब मैं भी 2x पे बोलने लग जाऊं, फास्ट वर्सेस स्लो पेस, रैपिड स्पीच में इंडिकेट एक्साइटमेंट इम्पेशन, तो उनके लिए तो वीडियो 4x हो जाएगी, उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी पेस और रिदम, जो भी हम पैटर्न वाइज यूज कर रहे हैं रिदम,
उसको स्ट्रक्चर्ड वाइज उसको मेंटेन करना। तो ये दोनों चीजें स्पीच और पर्सनैलिटी जिससे हमारी इंक्रीज होती है। सीधी सी बात है यार, जिस तरीके से बात करोगे एक दूसरे से, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी को कैप्चर करेगा। बात खत्म। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है वर्ड चॉइस और वोकेबलरी। वर्ड चॉइस मतलब आप अच्छे वर्ड यूज करोगे, रिफ्लेक्टिव वर्ड यूज करोगे, तो आपकी जो है पर्सनैलिटी अच्छी होगी। गंदे गंदे वर्ड्स यूज करोगे, गंदी वोकेबलरी यूज करोगे, तो आपकी जो है पर्सनैलिटी और थोड़ी नेगेटिव होगी। सिंपल सी बात है। फोर्थ, कंटेंट एंड स्टाइल। आप किस तरह से अपने मैटर ऑफ कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी स्टाइल क्या है, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सब इसमें कंटेंट एंड स्टाइल में आएगा। ये सब चीजें अच्छी होंगी तो आपकी स्पीच अच्छी होगी, स्पीच अच्छी होगी तो आपकी डेफिनेटली पर्सनैलिटी अच्छी होगी। फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी आप एक्सप्रेसिवनेस कितने हो। मान के चलो मेरे को कोई भी इमोशनल ओपननेस है, मेरे को दिखाना है कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर्स का मैं भी आपको रील्स वील्स में आता ना कि आप इसके भक्त हो तो लाइक करो, ये करो वो करो। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक जेन्युइननेस होनी चाहिए आपकी, हाईली एक्सप्रेसिव होने चाहिए, आपके इमोशंस को रैपिडली आप कन्वे करना आना चाहिए। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे इमोशंस ये है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड सिक्स है इसमें इस लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। और ऐसा नहीं कि आप बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, दूसरे की सुन ही नहीं रहे। तो ये एक एक्टिव लिसनिंग भी एक अच्छा पार्ट होता है किसका, पर्सनैलिटी का। जो एक अच्छी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति होता है वो दूसरों की बात सुनता भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही बोलता जाए। तो इस टॉपिक को मैं समराइज करता हूँ इन समरी। बाकी इसमें लिखा भी है समरी, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। 1 मिनट में टॉपिक में आपको समराइज करता हूँ। एक होता है स्पीच, पर्सनैलिटी। स्पीच हम जो बोलते हैं, पर्सनैलिटी जो हमारा व्यक्तित्व होता है, और जिन एलिमेंट्स को यूज करते हैं हम, जैसे अच्छी पिच, अच्छी पेस, अच्छी रिदम, तो उससे हमारी स्पीच अच्छी यूज होती है, अच्छे वर्ड्स को यूज करके, जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। ठीक। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें। बाकी सारे जो एग्जाम है आपके जो नेक्स्ट आने वाले हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डीएसटीएल की, साइबर सिक्योरिटी की, और इम्पोर्टेंट वीडियो की भी प्लेलिस्ट है, तो उसको जरूर एक बार आप एक्सेस करके ट्राई करें। ओके। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट। सो पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तित्व, यानी किसी भी पर्सन की कोई क्वालिटी, कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, कोई भी अट्रैक्टिव कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जेठालाल जो है तारक मेहता का, उसकी पर्सनैलिटी क्या है? थोड़ी कॉमेडियन पर्सनैलिटी है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे जो तारक मेहता है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सीरियस पर्सनैलिटी है। ठीक है। तो कोई भी पर्सन, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके बिहेवियर से उसकी पर्सनैलिटी को हम जज कर सकते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स वे होती है किसी भी सोचने की, फील करने की, बिहेव करने की किसी भी पर्सन की, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। कई बार पर्सनैलिटी से हम मूड्स, उसके एटीट्यूड, उसके ओपिनियंस, उसके क्लियरली एक्सप्रेस होते हैं इन सब चीजों में। तो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, इनहेरेंट भी होती है और एक्वायर्ड भी करी जाती है वन पर्सन टू अनदर। इनहेरेंट जो मतलब पेरेंटल होती है। सो पर्सनैलिटी क्या होता है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब मेन टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी एनालिसिस। सो एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण करना, यानी किसी भी चीज की एग्जामाइन करना, छानबीन करना। पर्सनैलिटी एनालाइज क्या होता है? किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना, यानी इसका व्यक्तित्व कैसा है, उसको हम पर्सनैलिटी एनालिसिस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, सो पर्सनैलिटी एनालिसिस टू एनालाइज एंड इवेल्युएट, यानी उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, उसकी क्वालिटीज का, उसकी इंक्लूडिंग रिलायबिलिटीज, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, जेंटलनेस, किसी भी इंडिविजुअल का ये सब जज करना, उससे क्या पता लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब पर्सनैलिटी एनालिसिस का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ वन पर्सनैलिटी, किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना। दूसरा, किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर उसके चेंजेस देखना। एंड थर्ड है किसी भी थ्योरी को एसेस करना, किसी भी थेरेपी को एग्जामाइन करना किसी की पर्सनैलिटी के अंदर, उसको हम पर्सनैलिटी एनालिसिस बोलते हैं। सो मेन टॉपिक अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। सो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्या होते हैं? ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बेसिकली 8 टाइप की पर्सनैलिटी होती है।
पहली है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ये सबने आपने पढ़ी होगी। मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इनको एआई शॉर्ट में बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो एनर्जाइज होते हैं पीपल से, एक दूसरे को देख करके और एनर्जाइज होते हैं, और एक दूसरे से बात करने का खुद से इनिशियलाइज करते हैं, और ये वैरायटी ऑफ टास्क को एंजॉय करते हैं, इनके क्विक पेस होती है और मल्टीटास्किंग में गुड होते हैं। तो ऐसे लोग जो एक दूसरे को देख करके और खुश होते हैं और अच्छे बिहेव करते हैं, उनको हम एक्सट्रोवर्ट्स बोलते हैं। दूसरा आता है इंट्रोवर्ट्स। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपोजिट होते हैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट के, ये याद रखना, ये दोनों है अपोजिट है। सिमिलरली ये भी अपोजिट है। हम्म, तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद होता है, स्मॉल ग्रुप में ही काम करते हैं, और एक डेलिब्रेट, ये क्विक पेस पे होते हैं और ये धीरे पेस पर काम करते हैं, और एक टाइम पे एक ही टास्क पे फोकस करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। ये होती है आपकी पहली टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब दूसरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है सेंसर्स एंड इंट्यूटिव्स। तो सेंसर्स एक ऐसे रियलिस्टिक पीपल होते हैं, वो फोकस करते हैं किस पर, फैक्ट्स पर, डिटेल्स पर, कॉमन सेंस लगाते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए। बट जो इंट्यूटिव्स होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स की तरह ही पीपल से एनर्जाइज होते हैं, और उस वैरायटी ऑफ टास्क करते हैं मल्टी पेस पर, मल्टीटास्किंग में, और क्विक क्विक पेस पर। बेसिकली एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्यूटिव्स 90% सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है थिंकर्स। ऐसे लोग जो काफी सोचते हैं, कोई लॉजिकल एनालिसिस करते हैं डिसीजन बनाने से पहले, ऑब्जेक्टिवली उसकी हाई मतलब प्रोज एंड कॉन्स, यानी कोई भी काम करने से पहले उसका फायदा नुकसान देखते हैं, ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस होते हैं, यानी कि सोचा विचारी करके काम करने वाले लोग थिंकर्स होते हैं। वहीं इसके अपोजिट होता है फीलर्स। फीलर्स माने ये काफी सेंसिटिव और कोऑपरेटिव होते हैं। इन ये जो फील करते हैं वो ही काम करते हैं, अपनी पर्सनल वैल्यूज के ऊपर डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है अपने एक्शंस को। सो फोर्थ है हमारे जजर्स। जजर्स माने कोई भी ऑर्गेनाइज या फिर प्रिपेयर्ड लोग होते हैं जो एक दूसरे को जज करके काम करते हैं, अपने प्लान्स पर स्टिक रहते हैं और अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। लेकिन परसीवर्स, जेपी यहाँ पे इसका अपोजिट है। ये आप याद रखना, अगर आप भूल भी जाओ तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स है EI, SN, TF, JP। इससे याद रखना परसीवर्स क्या होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना ओपिनियंस बिल्कुल ओपन रखते हैं और काफी जल्दी काम करते हैं, एक्ट स्पॉन्टेनियसली एंड लाइक टू बी फ्लेक्सिबल विद मेकिंग प्लान्स। यानी अपने प्लान्स काफी जल्दी चेंज कर सकते हैं, किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, राइट। नाउ कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी को हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिसकी कोई थ्योरी हो, कोई प्रूफ हो, उसको हम कंसेप्ट बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, किसी भी रिसर्चर के थ्रू जो दी गई है, उसको हम कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। सो पर्सनैलिटी थ्योरीज हैव बीन पोजिटेड बाय मेनी डिफरेंट रिसर्चर। सिमिलरली वही चीज है, काफी सारे रिसर्चर्स हैं। रिसर्चर्स क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा पर्सनैलिटी के ऊपर यानी व्यक्तित्व के ऊपर काफी सारी थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरीज सारी थ्योरेटिकल होती है, आपको पता है कि कोई प्रैक्टिकल ऐसा ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, बट ये आपकी थ्योरेटिकल होती है, राइट। सो दीज थ्योरीज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरी करती क्या है, किसी भी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट या कंपोनेंट को एक्सप्लेन करती है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी देर इज अ लार्ज एरिया ऑफ अननोन ड्यू टू इनएबिलिटी टू फिजिकली टेस्ट द पर्सनैलिटी एंड इट्स कंपोनेंट। सो फिजिकली इन सब कंपोनेंट को वेरीफाई करना मुश्किल है, तो काफी सारे रिसर्चर्स हैं, कुछ फेमस रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कुछ टेस्टिंग करके अपनी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, वो रियलिटी में उन्होंने टेस्टिंग करके एक थ्योरम प्रोवाइड करी थी। सिमिलरली कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्चर हैं जैसे सिगमंड फ्रूड, कार्ल जंग, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने अपनी अपनी कंसेप्ट दी यानी थ्योरी दी एक तरह से, राइट। किसको लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो। तो ये चार आप इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें दो थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट लग रही है मुझे 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहली तो है इसमें अब्राहम मैस्लो, इसकी मुझे इंपोर्टेंट लगी, 7 मार्क्स में आ सकता है, या तो हो सकता है कंप्लीट क्वेश्चन आए कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इनमें आपको चारों थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगर एग्जीक्यूट होके आता है क्वेश्चन तो अब्राहम मैस्लो पूछ सकता है। सो बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की। सबसे पहले ये 1943 में अब्राहम मैस्लो एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस पेपर का नाम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब्राहम मैस्लो का नेम 1943, और उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उसके बेसिस पर उन्होंने हिरार्की ऑफ नीड्स दिए। हिरार्की माने होता है लेवल, लेवल 1,
लेवल 2। तो उन्होंने नीड्स यानी हमारी जो जरूरतें हैं उनकी हिरारकी दी, जिसमें क्या थी, उन्होंने शुरू करा जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उनको सबसे बेसिक नीड्स है उसमें रखा, बाकी सब्सिक्वेंटली उसको धीरे धीरे हायर लेवल पे चलते चले। अब एक पिरामिड बनाया नीड्स का, काफी इंपोर्टेंट है ये, ऐसे आप आगे ही पढ़ेंगे। आ, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड तो उसमें आएगा मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, पिरामिड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पिरामिड होता है जिसमें क्या हमारी जो नीड्स होती है वो लिखी रहती हैं, सबसे बॉटम सबसे नीचे जो है हमारी फंडामेंटल नीड्स होती है, और हाईएस्ट पे हमारी टॉप पे हमारी हाईएस्ट नीड्स रहती है, राइट। सो ये है आपका फिगर है, डायग्राम है, इसे बिल्कुल आपको एज इट इज नोट डाउन करके बना के अच्छे से आना, अगर ये क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है आपका, ठीक। अब मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स आप समझ गए क्या होता है, मैस्लो ने ही एक हिरार्की ऑफ नीड्स दी थी, हिरार्की माने लेवल्स में उनको रखना। सो इन्होंने एक ह्यूमन हिरार्की नीड्स दी, यानी ह्यूमन की जितनी भी नीड्स हैं उनको एक हिरार्की में लिखा। एक कंसेप्ट था वो, टोटली कोई फिजिकल लेवल पे नहीं था, इन्होंने नीड्स बताई, और सबसे नीचे इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स रखी, और सबसे ऊपर इन्होंने लेस नीडेड थिंग्स रखी। इतना इसमें आपको याद रखना है, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। सबसे नीचे बॉटम पे सबसे रिक्वायर्ड नीड्स थी, मोस्ट इंपोर्टेंट नीड्स, और यानी बेसिक नीड्स, और सबसे टॉप पे इन्होंने हाईएस्ट नीडेड टॉप्स नीड्स रखी थी, राइट। सो अब मैं बात कर रहा हूँ नीड्स की, तो पहले लेवल पे साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स हमें क्या क्या चाहिए, हवा, पानी, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजिकल फर्स्ट नीड है। रोटी कपड़ा मकान ये सब जो चीजें आती हैं इसमें। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए पानी चाहिए जीवित रहने के लिए, भोजन चाहिए, शेल्टर चाहिए सोने के लिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, हमारी क्लॉथिंग्स कपड़े होने चाहिए, और रिप्रोडक्शन यानी हमारी जो वो जनरेशन है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट नीड है। दूसरी सेफ्टी नीड, सेफ्टी यानी हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, हमें एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब हमारी दूसरे नंबर पे आती है। थर्ड पे आती है लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद हमें ये चीज मिल जाती है तो हम फ्रेंडशिप ढूंढते हैं, इंटीमेसी ढूंढते हैं, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। फोर्थ पे आता है हमारा स्टीम, यानी हमारी रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम्स, ये आते हैं। एंड लास्ट में फिफ्थ पे सबसे लोवेस्ट नीडेड है वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने बारे में आपको जानना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके वो समझ में आना चाहिए। तो होपफुली ये आपको पिरामिड क्लियर होगा। यहाँ पे इसकी जो है टॉप नीडेड ऐसे है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपने थ्योरी या कंसेप्ट को, जो है सिगमंड फ्रूड। आप अगर नोट उसमें सिलेबस में भी देखोगे तो आपको सिलेबस में भी ये क्लियरली दिख जाएगा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, पहली मैस्लो, फ्रूड, विवेकानंद, जंग, एंड फिर एक टॉपिक और है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैस्लो है, उसके बाद मुझे विवेकानंद की लग रही है, बाकी एग्जाम पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से एब्राहम मैस्लो एंड आपकी विवेकानंद के। सो अब सिगमंड फ्रूड की भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, सिगमंड फ्रूड भी एक रिसर्चर ने, उन्होंने ऐसा बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस मेमोरी, जो हमारी अचेत भावना है, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। जो हमारे थॉट्स, हमारे सोच है, जो हमारे अर्जेस हैं, जो हम करना चाहते हैं, उनसे हमारा ह्यूमन माइंड इन्फ्लुएंस होता है। सो जब हम अचेत भाव से जो सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। बस इन्होंने इतना बोला, इस थ्योरी में और कुछ ज्यादा था नहीं। ये हो सकता है 2 मार्क्स में आए, 7 मार्क्स में इसके चांसेस कम है। अ, इनके थ्रू ये भी एक क्या था, इन्होंने भी सजेस्ट करी थी, ये भी एक थ्योरी थी, कंसेप्ट था, कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। ये इसमें तीन चीजें थी, थ्री एस्पेक्ट्स थे। पहला द आईडी, द ईगो, द सुपर ईगो, ये तीन चीजें। आईडी रिप्रेजेंट करती है कोई भी इंस्टिक्ट्स है, ईगो रिप्रेजेंट करती है रियलिटी, सच्चाई को, सुपर ईगो मोरालिटी को। अब अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो अच्छे से इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो, बाकी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आईडी क्या होता है, आईडी जिसके साथ हम जन्मे होते हैं, जो इनहेरेंट चीजें होती हैं हमारी, जिसके साथ हम बॉन्ड होते हैं, जिन क्वालिटी के साथ, इट्स अबाउट प्लीजर, सो वो हमारी आईडीज होती हैं। ईगो हमारी जो गुड ओपिनियन अबाउट अवर सेल्फ, अपने आप के बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखना, ईगो होता है। सुपर ईगो भी एक माइंड का एक पार्ट होता है जो ऑपरेट करता है प्रोसेसिंग सेंटर में, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी डायग्राम इसका भी इंपॉर्टेंट है। आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, किसी भी चीज को हम मुझे अभी करना है, ये मेरी आईडी है। ईगो क्या है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। और सुपर ईगो क्या है, इट्स नॉट राइट टू डू दैट, इसको करना ठीक है या नहीं ठीक। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये तीन इसके एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, दी आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो। सो 2 मार्क्स के परस्पेक्टिव से मोर देन इनफ है।
अब मूव करते हैं स्वामी विवेकानंद। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। सो अब हमने जो हमारे इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, इंग्लिश रिसर्चर्स थे, उनके बारे में बात कर लिया दो। तो एक इंडियन रिसर्चर भी है, स्वामी विवेकानंद। तो आपको पता है जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, काफी सारे आइडियाज हैं, किसको लेकर? पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को लेकर के। सो जो कि वेद और उपनिषद इसमें अच्छे से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में एक रिच सोर्स है उस नॉलेज को गेन करने के लिए। सो विवेकानंद जो थे वो भी कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के कंसेप्ट से काफी इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने एक 3 गोल्डन रूल दिए। पहला, हु इज हेल्पिंग यू डू नॉट फॉरगेट देम, हु इज लविंग यू डू नॉट हेट देम, एंड देन हु इज बिलीविंग यू डू नॉट चीट देम। यानी कि जो आपकी मदद कर रहा है उसको कभी भूलो मत। दूसरा, जो आपसे प्रेम कर रहा है उसको कभी घृणा मत करो। तीसरा, अगर कोई आप पे विश्वास कर रहा है तो उनको धोखा मत दो। ठीक है, ये इनके 3 गोल्डन रूल थे पर्सनैलिटी को लेकर के। इनको आप एज इट इज याद कर लेना। एंड इनकी एक चीज और थी, कंसेप्ट एक मानना और था कि इनका मानना यह था कि जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो उनके माइंड से स्टार्ट होती है, ना कि उनकी बॉडी से। अगर किसी मतलब ऐसा नहीं कि किसी की फिजिक अच्छी है, बॉडी अच्छी बन रही है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं। अगर किसी का बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स भी अच्छा होगा। सो स्वामी विवेकानंद जी का मानना ये था। Second, according to the Swami Vivekanand, mind acts as our enemy, whereas a trained mind acts as our friend. अगर जो हमारा खुला हुआ माइंड होगा वो हमारा एक तरह से दुश्मन है। हम चाहेंगे कि थोड़ा काम करें बट हमारा माइंड चला हमें रेस्ट चाहिए, तो एक तरह से वो हमारा कौन हुआ? दुश्मन हुआ। लेकिन हमारा ट्रेंड माइंड है जो जिसको करना ही करना है, टाइम टेबल से काम करना, तो वो हमारा एक फ्रेंड है। इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी आप थ्योरी जो लिख रही है उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, और जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप समझ पा रहे हैं उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एज सच एग्जैक्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, राइट? अब विवेकानंद believes that a human being is not simply a composite of body and mind, he is something more than that। तो विवेकानंद जी का मानना था एक जो ह्यूमन बीइंग है वो खाली बॉडी और माइंड से मिलकर नहीं बना है, जो उससे भी ज्यादा कुछ और है। तो उन्होंने एक फिलोसफी दी जिसका नाम रखा वेदांता फिलोसफी। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके अंडर इन्होंने एक ह्यूमन बीइंग हैज 5 सीट यानी पंचकोश, 5 शीट्स को हिंदी में बोलते हैं पंचकोश। तो विवेकानंद जी ने एक वेदांता फिलोसफी दी, उसके अंदर था एक पंचकोश यानी 5 सीट्स, यानी ह्यूमन की बेसिक 5 नीड्स थी। पहली जो नीड्स थी द फिजिकल सीथ, यानी हमारा जो भोजन होता है, अन्न जिसको बोलते हैं अना में, तो ये हमारी पहली फिजिकल नीड थी। दूसरी हमारी द वाइटल शीथ, यानी वाइटल माने होता है एयर, एयर माने प्राणायाम, जो हम एयर के साथ करते हैं, यानी कि योगा टाइप होता है उस एक्सरसाइज, उसमें आता है ये प्राणायाम। थर्ड थी हमारी द मेंटल शीट, मेंटल शीट यानी माइंड से, मनोमय जिसको बोलते हैं। ये पंचकोश थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने माइंड को ट्रेंड करने के लिए। फिफ्थ है द इंटेलेक्चुअल सीट, इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट यानी विज्ञान में। एंड फिफ्थ थी द ब्लिसफुल सीट, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस यानी आनंद में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचकोश थे। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं पंचकोश, या इंग्लिश में 5 शीट बोलते हैं। पंचकोश ये लिख रहा, 5 शीट्स ये लिख रहा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एंड टुडेज एजुकेशन कैन एट बेस्ट एज द फर्स्ट सीट, अगर आजकल जो हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो बेस्ट है, किस लिए? क्योंकि हमें स्टार्टिंग की 4 थिंग्स मिल रही है। पहला, भोजन मिल रहा है। दूसरा, प्राणायाम मिल रहा है। तीसरा, मनोमय यानी माइंड हमारा ट्रेंड हो रहा है। एंड फोर्थ, हमारा इंटेलेक्चुअल विज्ञान में ट्रेंड हो रहा है। बट जो जो हमारी फोर्थ सीट है यानी ब्लिसफुल सीट है, जो हमें सेकुलर नॉलेज, स्किल्स, मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करती है, वो कहीं ना कहीं इसलिए क्या है, मिस है। यानी हमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो यहाँ से नहीं मिल रही। सो हमें ये मोर ओवर ये नोट करने की चीज है कि हमें फिफ्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो ये मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से विवेकानंद की थ्योरी के लिए। अब बात करते हैं कार्ल जंग की थ्योरी। लास्ट थ्योरी है ये, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। कार्ल जंग एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, वो स्विस बेस्ड थे। 1875 से 1961 तक इनका जो था टेन्योर था, लाइफ स्पेन था। ये क्यों काफी रिनोड थे? रिनोड क्यों थे? क्योंकि एनालिटिकल थ्योरी देते थे, काफी सोच समझ के लॉजिकल थ्योरी देते थे। इनकी 2 कंपार्टमेंट से जो अनकॉन्शियस के ऊपर बेस्ड थी। इन्होंने 4 फंक्शन दिए। पहला फंक्शन था, यानी जो ह्यूमन के होते हैं 4 फंक्शंस होते हैं। पहला, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन।
थिंकिंग माने सोचना, फीलिंग माने कुछ भी फील करना, सेंसेशन माने सेंस करना, और इंट्यूशन माने अंदर से जो हमारा इंट्यूशन आता है अंदरूनी मन से, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। अब ये भी साइकोलॉजिकल जंग में चार चीजें इसमें फंक्शंस थे इनके, उनकी चार डायमेंशंस बताए। ये डायमेंशन आप एक बार पढ़ोगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसेशन, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। तो ये बेसिकली चार फंक्शंस दिए कार्ल जंग ने, उनके फोर साइकोलॉजिकल डायमेंशंस थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं किसमें, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में। सो इन्होंने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को ही डायमेंशंस का नाम दिया। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं भी आता है अगर ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में आता है तो आपको ये फोर टाइप्स लिखने हैं। एंड स्टिल एक कार्ल जंग की थ्योरी 7 मार्क्स में आती है, तो आपको ये लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी है। मेरा जो इंट्यूशन है, यानी मेरी अंदर की जो भावना बोलती है कि कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको इसमें चारों अच्छे से एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस में आंसर लिखना है। स्टिल ये नहीं आता, पेपर बहुत डीप पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है एब्राहम मैस्लो आए पहला, या फिर स्वामी विवेकानंद जी की थ्योरी आए, राइट। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी पढ़नी आपको चारों है, ऐसा कुछ याद नहीं करना। अब आपका लास्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो असेसमेंट को हम बोलते हैं आकलन, यानी किसी भी चीज का आकलन करना, मूल्यांकन करना। पर्सनैलिटी का मतलब अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने आधी वीडियो और ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी के ऊपर ही कवर करी है। सो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को एवेल्युएट या मेजर करते हैं, यानी आकलन या मूल्यांकन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देख करके। ट्रेट्स माने उसमें क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऐसी स्किल्स हैं, क्या ऐसी पोटेंशियल्स है, क्या ऐसा बिहेवियर है। इन सबको हम जज करके उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, यानी उसमें क्या ऐसा कैपेसिटी है, उन सब चीज टेंडेंसीज को देख करके उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ये हेल्प करता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, कि कोई पर्सन कैसे थिंक करता है, कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, क्या रिएक्शन देता है, और क्या बिहेवियर रखता है किसी भी सिचुएशन में। तो ये आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट में। सो 3 पॉइंट है इसमें भी। एक पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ये मेजर करती है पर्सनैलिटी को। दूसरा, एक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी नाम से एक असेसमेंट टूल होता है, इसको यूज करते हैं पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं पर्सनैलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, अलग अलग असेसमेंट टेक्निक्स हैं। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट आर यूज इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, एजुकेशन। ये यूज किस लिए होते हैं, किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी को मेंटेन या फिर डिसाइड करना है तो उसके लिए साइकोलॉजी यूज होती है। आगे अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, तो उसमें भी साइकोलॉजी का एक फील्ड होता है जिसमें दूसरे ह्यूमन की टेंडेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट चार फील्ड में यूज होता है। पहला आपका साइकोलॉजी, दूसरा काउंसलिंग के टाइम पे, तीसरा एजुकेशन, एंड फोर्थ रिक्रूटमेंट। किसी भी पर्सन को अपने यहाँ रिक्रूट करना है तो उसके टाइम पे ये चीजें यूज होती हैं। फॉर वेरियस पर्पस, इनके काफी सारे पर्पस हो सकते हैं। कोई किसी भी चीज की प्लानिंग करना, टीम को बिल्ड करना, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप करना, किसी भी क्लिनिकल डायग्नोसिस करना, यानी कि कोई डिप्रेशन में है तो उसका एक काउंसलिंग सेशन हो रहा है, तो उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी को जानना जरूरी है कि नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट टू अनदर पर्सन ये कैसा है, राइट। सो इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 5 वन शॉट वीडियो बिल्कुल कवर होता है। आपका पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। सो आपको प्लेलिस्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। वीडियो में कोई भी डाउट हो स्टिल पूरी प्लेलिस्ट में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो को और प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।